सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग में मौरूसियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में खानदानों की जानिब से अपनी नई नस्ल को सियासी जानशीन बनाने की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। पार्टी ज़राए का दावा है कि नून लीग में एहसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफुल मुलूक होकर समेत मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमा अपने बेटों और बेटियों को टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हैं। ज़राए के मुताबिक इन रहनुमाओं का दावा है कि वो ये नशिस्तें पहले भी जीतते रहे हैं और आइंदा उनकी नई नस्ल भी जीत कर दिखा सकती है। वाकिफ़ान हाल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी कारकुन ख़वातीन की बजाय चंद एक खानदानों की नामजदगियों पर पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुखालिफ धड़े का मौक़िफ़ है कि जिनको अपने बच्चे सियासी मैदान में उतारने हैं वो अपने ज़ाती हलकों में शौक़ पूरा करें और ख़ुद घर बैठें। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पार्टी की आला क़यादत ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और मसला हल करने के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि मौरूसियत के इल्ज़ाम का सामना तो खुद नून लीग की आला क़यादत को भी है, क्या वो इस पर भी गौर करेंगे? दूसरा इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ पर लगा रहे हैं कि चेयरमैन PTI के बाद अब वो लाडले बन गए हैं। इस इल्ज़ाम से नवाज शरीफ जान कैसे छुड़ाएंगे और इंतखाबात में लाडलेपन के इल्ज़ामात के असरात क्या हो सकते हैं, इसी से आगाज़ करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। शर्मिला साहिबा, इससे पहले बिलावल साहब तो काफ़ी तनकीद कर रहे थे मियां नवाज शरीफ पर। ये हम देख रहे हैं जब से ये PDM की हुकूमत खत्म हुई है, पहली दफ़ा है कि आसिफ जरदारी साहब ने बराह रास्त अब मियां नवाज शरीफ को कहा है कि अब वो लाडले बन गए हैं। तो इसका तो मतलब है कि एक स्ट्रेटजी है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब के इलेक्शंस में ये एक स्लोगन बनेगा कि मियां साहब लाडले हैं। आपको लगता है कि सियासी तौर पर इसका मियां साहब को नुकसान होगा? देखिए, ये स्लोगन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगले इलेक्शन के लिए। ये कुछ ज़मीनी हकायक हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि मियां साहब इस वक्त नए लाडले बन चुके हैं। और ये बात हम आज से नहीं कह रहे, हम मियां साहब के आने से पहले कह रहे थे कि कुछ मामलात और हालात और वाक़यात ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें हमें ये तासुर मिल रहा है और हमें ये फीलिंग हो रही है कि PMLN को कुछ ख़ास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख मांगते रहते थे और दूसरी तरफ राजा रियाज जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्होंने कहा था कि जी फरवरी के 8, 9, 10, 11, 12 को इलेक्शन हो जाएगा। इनको तारीख भी मालूम थी। फिर इनको मालूम था कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे और वो जलसा करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। इनको ये भी मालूम था कि मियां साहब की सजाएं ख़त्म हो जाएंगी। इनको ये भी मालूम था ये अदालतों से बरी हो जाएंगे। फिर आपने ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट तो सुन ही लिया होगा जो उन्होंने कहा था कि जी मैच फिक्स्ड है। और फिर जिस तरीके से मियां साहब को स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नर हाउस के अंदर PMLN का इजलास हुआ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। आपको याद होगा कि मियां साहब के आने से पहले हम कहते थे कि फेडरल कैबिनेट के अंदर चंद एक ऐसे अशखास बैठे हुए हैं जिनकी ख़ास गुर्बत है PMLN से, और लोग कहते थे नहीं जी फलां नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और आप ये तासुर है और आप जो है खामखा ये बात कर रहे हैं जी। ये हकीकत है। अच्छा। देखिए, आज वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। फिर जी इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार ये बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अखबारात बात कर रहे हैं। डॉन का एडिटोरियल अगर आप उठा के देखें वहाँ पर यही लिखा हुआ है। गार्डियन का आप आर्टिकल उठा के देखें उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि यू नो ही इज़ द न्यू लाडला। और हम यही कहते हैं कि जनाब वो जो आप नारे लगाते थे 4 साल से कि वोट को इज्जत दो, अब वो तो आपका नारा ख़त्म हो गया है। अच्छा। वो तो उस पर तो आप बात ही नहीं करते। बैलेट को इज्जत देने की तो बात ही नहीं अब होती। अब तो बात ही कुछ और होती है। और जिस तरीके से मुलाकातें होती हैं, जिस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है, ऐसा लगता है कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ठीक, लेकिन शर्मिला साहबा, क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, बा पार्टी MQM, क्या आपको नहीं लगता कि नून लीग का कॉन्फिडेंस अपनी जगह सही है कि उनको कोई बिलावल की तरह या दीगर जमातों की तरह जा कर जलसे करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो कॉन्फिडेंट है कि उनको इस तरह से इक़्तिदार मिल जाएगा? अब तो हाल ही हो गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ये कहना शुरू हो गई है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ एक जमात को यानी नून लीग को सपोर्ट कर रहा है। ये तो वो बात है जो तहरीक इंसाफ कहती होती थी। अब देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जमातें ये शिकायत करने लगी हैं, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल आया हो चुकी है
कि एक जमात को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई ना, कि अगर हम इस मुल्क के अंदर शफाफ, मुनसिफाना और आज़ाद इलेक्शन की बात करते हैं और हम समझते हैं कि इस सियासी और माशी बहरान का यही हल है कि इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शंस हों, शफाफ हों, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जिसको लोगों के वोट से इलेक्ट किया गया हो और वो लोगों के मसाइल ढूंढे, तो फिर तो ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे ना। एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो जाएंगे और फिर दीगर जमातें उसे रिजेक्ट कर देंगी। तो ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं वो इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं है कि हम किसी सिलेक्शन की तरफ जाएं या हम किसी लाडले को यहाँ पर आके विराजमान कर दें। अगर आपने काम किया है जी, मगर शर्मिला साहबा, हमारी सियासत में क्या ये नहीं है कि ये एक एडवांटेज होता है कि जी साड़ी गल हो गई है, हमारी हवा चल रही है, हमारी तरफ लोग आ रहे हैं, लोगों को एक दिखाना होता है कि जनाब आप हमें वोट दें क्योंकि हम ही आ रहे हैं, तो किसी और को करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये माजी की स्ट्रेटजी रही है अपने आप को बताने के लिए। आपको लगता है ये इस दफ़ा कामयाब रहेगी या अब हालात बदल गए? नहीं जी, देखिए जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि उस तरफ जाएं जहां पर हुकूमत बन रही हो, क्योंकि उनकी सियासत ही ये होती है कि ऐसी जमात के साथ अलायंस कर लें कि आते ही हुकूमत में आ जाएं। अब MQM को आप देखें कि पिछले कोई 20 साल से वो हुकूमत में ही है, चाहे वो मुशर्रफ के साथ हो, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, तो वो तो उनकी सियासत ही ऐसी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो छोटी जमातें होती हैं इनकी कोशिश होती है कि हमेशा इक़्तिदार में ही रहें, तो वो फिर जिस तरफ हवा का रुख जाता है उस तरफ वो चले जाते हैं। तो ये तो अगेन कुछ लोगों को कहलवाया जाता है कि आप इस तरफ जाएं, कुछ लोग हवा का रुख देख के उस तरफ चले जाते हैं, मगर तो फिर एक पूरी इंजीनियरिंग होती है ना। सही, ये लाडला होना टैग तो अच्छा नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कमेटी भी बनाई कि ये किसी तरह से ये जो कहा जा रहा है ये मेरे से टैग हटवाओ, उन्होंने अपनी नून लीग की कमेटी को ये कहा। लेकिन सियासी तौर पर वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम ताकतवरों के साथ हैं, ये आपके ख्याल से फ़ायदा मंद नहीं होता? 13 में देखें, 18 में देखें। देखिए, लाडला कहलवाना कोई बुरा लफ्ज नहीं है अगर आप अवाम के लाडले हों, अगर आप लोगों के लाडले हों, अगर आप वोट के लाडले हों। लेकिन लाडला कहना उस वक्त एक गाली लगती है जब आप किसी और के लाडले बन जाएं, बेसाखियों पे आ जाएं और आप किसी और के बलबूते के ऊपर इक़्तिदार के अंदर बराजमान हो, उस वक्त आपको ये गाली लगेगी। अवाम का लाडला होना तो हर कोई चाहता है, ये तो एक फख्र की बात है कि जी मैं अवाम का लाडला हूँ, मैं अवाम में जाऊंगा, अवाम मुझे भरपूर तरीके से वोट देके ऐवान में पहुंचाएगी। लेकिन अगर पीछे आपके कोई और अज़ाइम हो तो फिर जाहिर बात है आपको ये बात बुरी लगेगी जो कि उनको लग रही है। जी, आप लोगों में जाते हैं, हकीकत तो यही है। आपको क्या लगता है लोग इस चीज़ पर वोट करेंगे या ये रिएक्शन होगा बल्कि कि जी ये लाडला है, हम इस दफ़ा इसको नहीं वोट देंगे? माजी में होता था। देखिए उसामा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जो 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें से 65% जो यूथ का वोट है, जो 35 साल या उससे कम के हैं, वो भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगे और अपनी चॉइस का इजहार करेंगे। उनका वोट कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खासा चोरी हो गया तो इस मुल्क के अंदर कियोस हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वो लोग हैं जो बड़े बागयूर हैं, समझदार हैं, जो समझते हैं सियासत को, जो समझते हैं सियासतदानों को और उनकी सियासत को, और वो बाहर निकल के अपने वोट का इजहार करेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो वाकई हुकूमत में आके उनके मसाइल का हल करें। सही। इलेक्शन कमीशन पर आपके तहफ़्फ़ुज़ आते हैं? अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में तो शायद सोच ही नहीं सकते थे कि वो भी इस तरह करेगी, क्योंकि एक चले लाडले ना सही मगर छोटे लाडले तो नजर आते हैं वो भी एतराज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। क्या पीपल्स पार्टी को भी है एतराज कि इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों पर हम देखते हैं उसमें तो MQM भी चली गई है, बहुत सी जमातों के, आपकी जमात के भी कहीं ना कहीं इतराजात हैं, हर जमात के हैं। जी बिल्कुल इतराजात हैं, वो हमेशा इट्स अ प्रोसेस। देखिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस होता है, फिर उसमें जो इतराजात होते हैं उनको देखा जाता है, वो एक प्रोसेस है, वो उसमें जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है और जो वोटर्स को प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं और हम कानून के मुताबिक ऑल द वे उसको हल भी करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि इदारों को सपोर्ट मिलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गो के एक आज़ाद ऑटोनमस बॉडी है और वो मजाज है इस मुल्क में आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने की। हम समझते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला कराएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। अभी से हम नाउम्मीद होकर नहीं बैठे कि हम कहें कि नहीं जी हमें उन पर एतबार नहीं है।
हम इदारों को डिस्करेज नहीं करते। और मैं भी समझती हूँ और मेरी जमात भी समझती है कि वाकतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क में आज़ाद इलेक्शन करवाना चाहता है, लेकिन क्योंकि आज तो पैसे भी रिलीज हो गए हैं उनके, लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दीगर जमातों के बशमूल पीपल्स पार्टी के, इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ECP का बल्कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भी, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस मुल्क में इलेक्शन करवाने के। लेकिन ये जो इमरान इस्माइल साहब जो पहले तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को सपोर्ट कर रहा है और इस पर उन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। क्या पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक जमात को सपोर्ट कर रहा है? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं कि माहौल जो बना दिया गया है वो एक पार्टी को सपोर्ट करने का इशारा दे रहा है, लेकिन अगर किसी भी जमात के किसी भी रुकन की तरफ से कोई ऐसा इल्ज़ाम आता है ECP के ऊपर तो उनको एड्रेस करना चाहिए, उसको उसका जवाब देना चाहिए, उनको मुतमईन करना चाहिए कि ऐसी बात है कि नहीं है। ये तो उनकी जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन कुछ अर्सा कबल बल्कि हाल ही में जरदारी साहब ने तो बड़े इत्मीनाद का इजहार किया था कि बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और ये उस वक्त जरदारी साहब की मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। मैं नहीं कह रहा कि पॉलिसी नहीं होगी, ज़ाहिर है बिलावल साहब बात कर रहे थे, वो भी पार्टी के चेयरमैन हैं, मगर जरदारी साहब ज़ाहिर है कि वो उनका अंदाज़ एक और है, जिस तरह तजर्बा है, वो जब समझा उन्होंने कि अब ये वक्त आ गया कि ये स्टेटमेंट दी जाए तो उन्होंने वो दी। तो क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखेंगे जरदारी साहब भी इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा दें? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि हम इदारों को सपोर्ट करते हैं, हम अभी से नाउमीद मायूस नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने तमाम वसाइल को बरूएकार लाके इस मुल्क में आज़ाद और मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन करवाएगा, लेकिन अगर दीगर जमातों के रिजर्वेशन आ रहे हैं बराए रास्त वो सवाल कर रहे हैं उनकी जानिबदारी के ऊपर, तो फिर उनको जवाब तो देना पड़ेगा, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि दीगर जमातों को। और मैंने कहा ना कि अब ये जो तासुर आ रहा है, ये जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को नजर नहीं आ रही, अब ये बाकियों को भी नजर आना शुरू हो गई है, बिकॉज दिस इज सो अपेरेंट। ठीक, राजा रियाज साहब का आपने नाम लिया है, उनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन फरवरी में होंगे और वही हमने स्टेटमेंट देखी। देखिए, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि अब इनके लोगों ने तो पहले से आके सही ये बात कह दी है। मगर राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो कुछ बिलावल कह रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि जो पंजाब में कुछ वोट नून लीग के मुखालिफ है उसको कैश करवाया जा सके, उसको अपनी तरफ मबजूल करवाया जा सके। ये वो कहते हैं हम समझते भी नहीं है कि इसका कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मुकाबले नहीं है पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं जी, हम सिर्फ ये एक रेटोरिक नहीं है, ये कोई सियासी स्लोगन नहीं है जो हम लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो आईन और कानून के मुताबिक बात करती है। जो हमें नजर आ रहा है, जो चीज़ गलत हो रही है, जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को मुतनाज़ा बना सकते हैं, जो हम समझते हैं कि हर जमात को बराबरी की सतह के ऊपर मौके मिलने चाहिए अवाम में जाने के लिए, हम समझते हैं कि बैलेट को इज्जत मिलनी चाहिए, ताकत का सर चश्मा अवाम है, उनके वोट से इक़्तिदार में आना चाहिए। तो अगर उसके बरक्स कोई चीज़ हो रही है तो हम तो आवाज़ उठाएंगे ना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। खामोशी तो कुफर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। अपने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मुकाम साहब, अभी आप शायद सुना हो आपने जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जरदारी साहब ने अब तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ अब नए लाडले हैं। नून लीग इस बारे में क्या कहती है? यार कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू और हर एक अपना मौका पेश करते हैं, जिसमें जिसको जो भी सियासी फायदा नजर रहा है तो वही स्टेटमेंट देता है। तो स्टेटमेंट देते हैं सियासी लोग मुख्तलिफ, और ये लाडले मरले की बात नहीं है। नवाज शरीफ एक जेन्युइन लीडरशिप है और पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ को चाहते हैं, और हर एक नवाज शरीफ को चाहते हैं। इसकी माजी को देखकर, उसकी कारकर्दगी को देखकर और मौजूदा मुल्क के बहरानों को देखकर, तो अभी लोग समझते हैं पाकिस्तान के लोग, और नवाज शरीफ बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम का लाडला है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और उसकी टीम के बगैर इन मुश्किलात से निकलना मुमकिन नहीं है। तो हर एक पार्टी अपने सर्वाइवल के लिए, अपने वोटर्स को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। तो जो भी देते हैं ये उनका हक है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दे सकते हैं जो भी बात करें, मगर रियलिटी ये है कि यहाँ पाकिस्तान में वही आएगा जिसके पास पाकिस्तान की आवाम है। अमीन मकाम साहब, एक और चैलेंज अब नून लीग को दरपेश है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी ये क्या मौरूसियत के साथ तो अब जानशीनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये बात कही जा रही है एहसन इकबाल साहब, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफुल मुल्क खोखर, इन समेत कई और रहनुमा हैं
जो अब अपने बेटों या बेटियों को भी इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। इतराज़ ये किया जा रहा है कि बेशक वो अपने बच्चों को लड़वाएं इलेक्शन, उनका हक है, लेकिन फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से करवाएं। ये नहीं कि एक तो खुद भी लड़ना है और फिर साथ ही जनाब अपने बच्चों को भी इस तरह से शामिल करना है, ताकि जो रिजर्व सीट्स हैं वहाँ भी कुछ इसी तरह के लोग आएंगे, किसी की अहलिया आ गई, किसी की बहन आ गई, जो ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें। तो ये तो एक तशवीश की बात होगी यकीनन एक वर्कर के लिए नून लीग में। ये मतलब है कि सच मुझे इसी बारे इल्म नहीं है, और जिसका इतना इल्म जरूर है, जिसका कोई हल्का हो, जिसका कोई जिला हो, हल्का हो, वही लड़ता है, फिर उसका बेटा भाई जो भी लड़ता है वही लोगों के डिमांड पर उस इलाके के जो वोटर्स है, सपोर्टर्स है, उनकी मशावरत से, उनकी कंसल्टेशन से, कि वो चाहे कि आप अपना बेटा ले, अपना भाई ले, अपना दूसरा ले, तो उसी तरह बकाया रिजर्व सीट पर मैं भी जाती तौर पर ये कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ है, मेनली ये सीटें माइनॉरिटीज के होते हैं और ज़रा ख़वातीन के होते हैं, कि जो ख़वातीन डिलीवर करता है, काम करता है, ये भी कोई जुर्म नहीं है कि कौन किसी का रिश्तेदार है। अगर उसमें वही सलाहियत है और डिलीवरी कर सकती है, माजी में भी कि पार्टी के लिए कोई खिदमात है, सर्विस है, तो उनको ज़रूर आगे लेके आना चाहिए। लेकिन फिर आम वर्कर कैसे सामने आ सकेगा कि अगर वालिद है, वो लड़ रहा है इलेक्शन पहले हल्के से, अब नए हल्के से किसी और को क्या मौका मिलेगा? ये तो वही यानी जो 2-3 हल्कों से एक ही खानदान आ जाएगा सर, इस तरह? हसन इकबाल साहब की उनका बेटा भी है दूसरे हल्के से, तीसरे हल्के से, मतलब ये तो वही के लोगों की जो वही के जितने आज हमारी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, तो उसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है। हमारी KPK की मीटिंग थी, अभी खत्म हो गई, मैं अभी वही से मॉडल टाउन से निकल गया। तो इसमें तो ये किसी पर पाबंदी और रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है और वो अपने खिदमात पार्टी के लिए जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सामने रख देते और पार्टी लीडरशिप उसको मद्देनजर रख कर फैसले कर देते। अच्छा, उसमें कोई कतगन नहीं है आपको? वैसे हाँ जी, आप चूंकि कारकुनों से मिलते भी हैं, तो इस पर कारकुन को भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि हम कैसे फिर सामने आएंगे? उसने एक शख्स है, वो 10-20 साल से उसकी मैं भी ये कहता हूँ, नहीं, बिल्कुल उसका हक है, उसका राइट है कि अगर पार्टी में उसकी खिदमात है, उसके सर्विस है, तो उसको आगे लाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। मगर ये बात सारी चीजें, एक बात, एक रियलिटी, एक जैसे कहना आसान होती है, मगर असल चीज ये भी होती है कि कौन ये सीट जीत सकता है जिनके पास ज्यादा लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वर्कर भी है, सपोर्टर भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके साथ दूसरे वो चाहते नहीं और आप समझते हैं कि सीट हम लूज कर जाएंगे। इस चीज को भी पार्टी में मद्देनजर रखा जा सकता है। वो तो सबसे आइडियल सिचुएशन है कि एक बंदा वर्कर है और मेहनती है, पार्टी के लिए काम किए, कंट्रीब्यूट किए और लोग चाहते भी, तो उसको हर सूरत में लेकिन तरजीह देनी। बिल्कुल सही। लेकिन मीर मकाम साहब, मुश्किल हो जाएगा ना, जिस तरह आप हैं, आप एक अहम पोजीशन पर हैं, आपका कोई बेटा है, कोई भतीजा है, जब वो आ रहा है आगे तो मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। हसन इकबाल साहब कहते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अब क्या हजारों कारकुनों में से उनके हल्के में कोई इस काबिल नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं उनके बेटे के मुकाबले पे कि वही आएगा? इस तरह तो 3-4 हल्के सिर्फ एक साहब ले जाएंगे। तो नहीं, मतलब मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि उसकी उस मीटिंग में मैं नहीं रहा, मगर मैंने आपको नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, प्रिंसिपल कर कही कि अगर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कोई वर्कर बंदा है, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन है, लोग उसको चाहते भी है, वो लोगों को अवेलेबल भी है, हर वक्त उसका फोन भी उठाता है, उसके काम भी करता है, उसके साथ जाता भी, तो हमारे लिए उससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारे लिए उससे बेहतर अगर हमें इसी टाइप की वर्कर बंदा मिल जाए तो हमें उसको आगे लाना चाहिए। हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते, कदर करते हैं, खा उसकी जिससे ताल्लुक हो, जिस ट्राइब से हो, जिस इलाके से हो, और वर्कर हो तो उसको आगे लाना चाहिए। सर मैं आपसे एग्री करता हूं, और वर्कर ही असल जान होता है किसी भी पार्टी की, लेकिन अब नाम इतने ज़्यादा हैं, हसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफ अल मुल्क होकर, इन समेत कई और हैं। अगर इतने ही लोग ले आएंगे तो सर आप एक बात करते हैं, मुझे तो और पता नहीं। अच्छा चले ठीक है सर, मैं और सवाल करता हूँ। कोई बेटा है ही नहीं, बात सुने यार, जस्ट इमेजिन, मैं तो और नहीं जानता हूँ, और उनका मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, मगर राना सनाउल्लाह साहब को तो मैं जानता हूँ, उसका तो
कोई बेटा है ही नहीं सर, उनका दामाद है। जी जी, एक सन अल्लाह है दामाद। जी जी बिल्कुल, उस बेचारे का तो और कोई है ही नहीं। आप कहते हैं बेटा लाते हैं, ला लाते हैं। नहीं सर, सर बेटा नहीं, औलाद की बात हो रही है, बेटे बेटियां, कोई भतीजा, मैंने आपको दामाद। बात कही थी, ये अगर आपका बेटा भी है, एक बेटा किसी का है और उस बेटे में भी टैलेंट है, उसमें सलाहियत है कि वो इतने सीनियर, इतने सीनियर जो रहनुमा होंगे ना सर, उनके बेटे जब एक दफा, जी जी, ये तो सर मुझे भी इतना पता है, इतनी बहुत समझ बूझ मुझे नहीं होगी, लेकिन जब एहसन इकबाल साहब का बेटा आ जाएगा ना सर, तो फिर उसके मुकाबले में कोई इतना ज़हीन, कोई इतना समझदार कोई भी नहीं मिलेगा आपको कारकुन, जब एक दफा एहसन इकबाल साहब का आ जाएगा। इस तरह कोई बात नहीं सर, ऐसे ही है। ये दानिश अजीज साहब सर क्यों नाराज हुए हैं, यही वजह है, उनको भी यही नजर आ रहा है। ये प्लीज आप फिर दूसरे को सुन लें। जी सर, ये कोई भी रीजन नहीं है कि किसी का बेटा अगर ये सलाहियत रखता है खिदमत करने का, उसमें ये जज्बा है, अवाम को अवेलेबल है, अवाम उसको लाइक करते हैं, तो ये उसकी जुर्म है, डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं डालना चाहिए कि ये लीडर का बेटा है या भाई है। और ये भी अगर कोई वर्कर है और लीडर का कोई रिश्तेदार कुछ ही नहीं है, मगर वो पार्टी के लिए उसकी खिदमत है और सर्विस है, तो उसको आगे लाना चाहिए। सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था, मैं सही तरह अपनी बात शायद कह नहीं पाया, कि अगर हम ये मिसाल रखते हैं एहसन इकबाल साहब, चूंकि अब उनका नाम चल रहा है, तो उनके बेटे के मुकाबले पे सर कोई भी उनसे ज्यादा लॉयल नहीं नजर आ सकता पार्टी को, ये तो वाज़ेह है। मतलब ये बात नहीं, मैंने आपको दोनों बातों की वजाहत कर दी। जी हो गया सर, सवाल बदलता हूँ, एक और टॉपिक, क्या मसला है? ठीक है प्लीज, इस वक्त सबसे ज्यादा सर ये डिस्कस हो रहा है। मुझे ये पता नहीं कि आपके उसके साथ क्या मसला है, मगर मैंने आपको की बात को, मुझे केस का पूरा पता नहीं है कि आप किस केस की निशानदेही कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एज ए जर्नल बात कर दी कि ये भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि किसी लीडर का बेटा है, भाई है, और उसको आगे नहीं लाना चाहिए अगर उसमें सलाहियत हो। ठीक है, अच्छा सर, आपका ताल्लुक केपी से है कि बंदा वर्कर है और लीडर का रिश्तेदार नहीं है और काम की सलाहियत है, उसको आगे न लाया जाए, अच्छा, उसको ठीक है। अच्छा सर, हाफिज अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो सेंटर में आए या पीपल्स पार्टी आए, सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, तो क्या सर चूँकि साथ चलने का अब वादा हो गया है, अभी फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है मियाँ साहब से, तो अगर इलेक्शंस में दोनों साथ चलते हैं तो आगे फिर मौलाना साहब को मौका नून लीग देगी? जी मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हुई है। मीर मकाम साहब हमारे साथ थे और जिस तरह आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि जी ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि अगर कोई किसी का बेटा है, किसी का रिश्तेदार है, तो इसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, और अगर उसने परफॉर्म किया है या पार्टी के साथ वो लॉयल है तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका ये हक़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पार्टी ज़राए ये कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं, कारकुन परेशान है कि जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, उन्हीं की औलादें आगे आती नज़र आ रही हैं और अब इस पर बहस हो रही है, इस पर बात हो रही है। हालिया दिनों में आपने देखा कि दानिश अजीज साहब भी सामने आए और उन्होंने एहसन इकबाल साहब पर पहले ताबड़तोड़ हमले किए। अमीर मकाम साहब, मैं अब मौजू बदल रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से चूँकि आपका भी ताल्लुक है, फजलुर रहमान साहब को वहाँ पर वोट बैंक है, हमदुल्ला साहब ये कह चुके हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, कि किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में आए, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। ये तो टाइम और वक्त की बात है, और जो भी पार्टी हुकूमत बनाए आ जाए तो तब फैसले होंगे। ये कबल अज वक्त बात है कि सदर कौन होगा नहीं होगा, तो ये मैं फिर भी वही बात करूंगा कि ये बात भी नहीं कि फजलुर रहमान साहब सदर नहीं हो सकते, और या ये बात कि फजलुर रहमान साहब सदर होगा। ये वक्त और टाइम की बात है, जब वो वक्त आ जाए, इलेक्शन हो जाए, कौन सी पार्टी जीतता है, पार्लियामेंट में किसकी अक्सरियत आती है, तो सदर का भी उसी टाइप इंतखाब होता है और मेजॉरिटी पार्टी से आता है। पहले से कोई शराइत तो नहीं है कि कौन सदर होगा कौन नहीं होगा, ये उस वक्त की बात है कि जब इंतखाबात हो जाए और सबकी पोजीशन सामने आ जाए कि किसकी कितनी सीट है, किसकी कितनी मेजॉरिटी है और कौन किसको आगे लाना चाहते हैं। ठीक, अच्छा सर, कबल अज वक्त बात है जी, एक जल्दी से सर, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं केपी में जहां पर रात को मुसल्ला लोग फिरते हैं, क्या ऐसे इलेक्शन हो सकते हैं? क्या कि केपी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को मुसल्ला लोग फिरते हैं, यानी पुलिस का कंट्रोल नहीं रहता, क्या ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं? फजलुर रहमान साहब ये सवाल उठा रहे हैं। ये मतलब ठीक है, मौलाना साहब की सवाल की अपनी जगह एक वजन है और हमारे तो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है।
रिस्पेक्टेबल है, मगर हमारे पीडीएम के सरबराह भी है, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मैं ये बात करता हूँ कि इलेक्शन के अलावा कोई हल है ही नहीं। ठीक है, इसका हल ये है कि कोई मुंतखब हुकूमत आ जाए और फिर इन चीजों को देख ले और उसको आगे लेके जाए। तो ये तो कोई मैं केपी में जी ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया अमीर मकाम साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपने हमें वक्त दिया। अब जनाब पीपल्स पार्टी को इलेक्टेबल्स की तलाश है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं। क्या होगा आगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। जमीयत इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया है। हमें ज्वाइन किया हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा जमीयत इस्लाम फजलुर रहमान जमात के। हाफिज़ साहब, ये तो बड़े शदीद खदशात का फजलुर रहमान साहब इजहार कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वो समझते हैं कि हालात ही नहीं इलेक्शन वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, पहले तो माजी में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक नो गो एरिया सुना जाता था कि एक नो गो एरिया है जहाँ पर लोग इसी हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कोई से नहीं कर सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो चाहती है कि इंतखाबात हो, और नवंबर से पहले ही भी हम कह रहे थे कि पहले होने चाहिए इंतखाबात, और इसलिए मैं समझता हूँ कि 18 के इंतखाबात के बाद ही जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वाहिद जमात थी जिन्होंने इंतखाबात के हवाले से आवाज़ उठाई, और ये अपोजिशन में दीगर जमातों की वजह से हम असम्बली में गए, वरना हम शुरू से उस असम्बली के कायल नहीं थे। यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतखाबात नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये बात यकीनन बरमला कहना चाहते हैं कि आखिर निगरान हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और वो निगरान हुकूमत जो है जिनकी एक्सपायर हो गई है डेट भी, वो इस हवाले से अपने फ़राइज़ किस तरह अंजाम देंगे। अगर एक दवाई जान बचाने के लिए है, लेकिन वही दवाई अगर एक्सपायर हो जाए उसकी डेट, तो फिर वो वही दवाई जान के लिए ख़तरा भी साबित हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि दीगर कामों के बजाय अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो नौशहरा वगैरह और उन इलाकों का जिक्र किया, लेकिन मैं बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, यहाँ पर हमारे दीगर लोगों पे हमले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें, और उससे भी बढ़कर ये है कि अब तक शेड्यूल नहीं आया हुआ है, और शेड्यूल आने के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उन अफराद को जो वजारत दाखिला से या ऐसे एजेंसियों से मुंसलिक हैं जिनका काम अमन अमान की सूरत हाल है, या हमारी 36 से ज़्यादा वो एजेंसियाँ जो इस वक्त इस हवाले से काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से किसी वक़ूआ साने से पहले ही उस हवाले से उसकी निशानदेही करें और अपने फ़राइज़ के अंजाम दें। खुदा न खास्ता साने के बाद जब ये बात करते हैं कि जनाब ये तो फ़िलान हुआ था, या सिर्फ एक लेटर भेज कर कहते हैं कि फ़िलान रहनुमा जो है वो एहतियात करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वजारत दाखिला की जानिब से या मकामी इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से एक सियासतदान को या एक पार्टी के सरबराह को बरमला एक खत भेजा जाता है कि आपकी जान खतरे में है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैं समझता हूँ क्या वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो चुका है। उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है जब उसे ये पता चल चुका है कि उनकी जान को खतरा है, और ये भी बताते हैं किस किस्म के लिबास में होगा, इतनी उसकी उम्र होगी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो न पहले पकड़े जाते हैं, न खुदा न खास्ता वाक़े और साने के बाद आज तक पकड़े गए। लेकिन हमारे तो इस वक्त जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो तो काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। फिर ये बात भी की जाती है कि जो इस वक्त माहौल है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक माहौल हमने देखा 2013 में था, 2008 में था, और 18 में भी कोई आइडियल तो नहीं थी सूरत हाल। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श है, हम ये कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी भी हमारे जितने भी बलूचिस्तान में रहनुमा है वो मुसल्लह अफराद के साथ ही घूमते हैं,
उसके अलावा जो सूरत हाल है सुबह शाम, वो तो आपके सामने है। हम उनकी वो जिम्मेदारियों के एहसास दिलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे बहाना बनाया जाए और इंतखाबात को मजीद आगे करने के लिए सोचा जाए। हमारा ये फर्ज बनता है, और जिन लोगों के फ़राइज़ में ये शामिल है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, हम उनकी तवज्जो दिलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। सही। मगर हाफिज़ साहब, जो दीगर जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी भी है, दीगर तहरीक इंसाफ, वो तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो असल में गवर्नर साहब सब कुछ चला रहे हैं, उनके अंडर है सारा कुछ, और उनका ताल्लुक JUI से है। देखिए, फिर तो सूबाई क्यों खर्चा कर रहे हैं? फिर तो सूबाई हुकूमत को ही ख़त्म कर दें। यानी अगर सूबाई जो निगरान हुकूमत है तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है, उस काबीना की क्या ज़रूरत है? जब हमारा गवर्नर इतना बासलाहियत है कि वो पूरे सूबे को वो चला रहा है, तो फिर इस वक्त जब मुल्क इक़्तिसादी और माशी बहरान का शिकार है, तो फिर इतने वज़रा, उसकी गाड़ियों के अखराजात, उनकी तनख्वाहें, ये तमाम कुछ की क्या ज़रूरत है? फिर इन सबको ख़त्म कर दे, फिर उसी को आप रहने दें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है इसमें कोई सदाकत नहीं है, और आइन के तहत गवर्नर हो या सदर हो, वो सिर्फ आइनी सरबराह होता है, उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते हैं, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने का आपने भी जिक्र किया, उन पर भी हमला हुआ था, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब वो कहते हैं कि सदर फजलुर रहमान साहब ही होंगे, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। अभी तो नून लीग के साथ चलने का फ़ैसला भी हो गया है, और उन्होंने मिसाल ये दी कि PDM की सरबराही मौलाना के पास थी, तो उसमें सब जमातें इकट्ठी थी, तो अब भी ये होगा। तो इस बारे में अभी अमीर मकाम साहब कह रहे थे कि ये तो जब इलेक्शन होंगे उसके बाद की बात है, अभी तो कोई चीज़ फाइनल नहीं है। देखिए, जब कोई भी खबर रसा एजेंसी या नुमाइंदा या कोई एंकर ये सवाल करता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर बन सकते हैं, तो जाहिर है फिर उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हो कोई वो ये दे सकता है कि क्यों नहीं बन सकते। अगर रफीक तारड़ साहब बन सकते हैं, अगर जनाब डॉक्टर अलवी साहब बन सकते हैं, और अगर दीगर कोई बन सकता है, तो मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं बन सकते? और बनेंगे कब बनेंगे? जब खाम माल यानी वोटर होंगे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, जो वज़ीर आज़म लोग बन रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म, ना इंशाल्लाह साथ लगाते हैं, ना माशाल्लाह लगाते हैं कि हम वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो ये इंतखाबी नारे होते रहते हैं, लेकिन बनेगा कब? जब शेड्यूल आएगा। पहले तो शेड्यूल के लिए दुआ की जाए कि इलेक्शन का शेड्यूल आए, शेड्यूल के बाद इंतखाबात हों, फिर इंतखाबात मुनसिफाना हो, फिर इंतखाबात मुनसिफाना में जो अक्सरियत हासिल हो, अक्सरियत हासिल होने के बाद असम्बलियाँ बने, असम्बलियों के बाद फिर वो किसी सदर को मुंतखब करेंगे। उस वक्त हर एक का हक है, अगर वो आईनी तौर पर इस सदारत के लिए अहल है, उम्मीदवार बन सकता है। और अगर लोग अगर मुंतखब नुमाइंदे चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली वगैरह पार्लियामेंट के अगर उन्हें वोट दे देते तो सदर बन जाता है। ठीक, लेकिन हाफिज़ साहब ये फरमाइएगा कि शेड्यूल का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको अभी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं इस हवाले से कि अभी तक क्यों नहीं इस बारे में पेशरफ़्त हुई, या 20 दिसंबर को चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन का, तो ये ख्याल है? देखिए, आप तो जानते हैं, दुनिया जानती है कि आईनी तौर पर पंजाब के आईनी तकाज़े कब पूरे हुए। खैबर पख्तूनख्वा की जो आपने मिसाल दी, उसकी तकाज़े कब पूरे हुए? खुद इस कौमी असम्बली के तकाज़े 90 दिन के पूरे हुए नहीं हुए हैं। अगर आप तीनों का जायज़ा लेंगे तो आईनी तौर पर तीनों के तकाज़े पूरे नहीं किए जा सके, और तीनों में आइन की सरी खिलाफ वर्जी की गई है, और इसीलिए अब तक तारीख तो दी गई है, शेड्यूल नहीं आया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये तमाम तर अगर माजी के उन वाक़ात को देखें, यकीन जानिए कि ज़िया-उल-हक़ के दौर में भी इंतखाबात के लिए 90 दिन की बात की गई थी, लेकिन वो 90 दिन 11 साल से ज़्यादा अरसे तक मुहित रही। तो ये तमाम चीज़ें उन खदशात के हवाले से हैं कि अगर शेड्यूल दे दिया जाता आसमान तो नहीं गिरता।
सही, लेकिन वो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी 8 फरवरी अब है तारीख और इससे कोई नहीं हिल सकता इस पर, वो तो कहते हैं कोई किसी तरह के कोई खदशात का इजहार भी ना किया जाए, कोई इस पर बात भी ना की जाए, अब ये तय है। चले इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। मैं गुजारिश करता हूं सुप्रीम कोर्ट कहती खदशात का इजहार न किया हाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देखती कि उनके 2-3 फैसलों का क्या शुरू हुआ है। जी, वो कहते हैं माजी की सुप्रीम कोर्ट थी, ये अब काजी फाइसा साहब माजी, देखिए कोई माजी और हाल की सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट होती है। हम अजीब बात है कि माजी के आर्मी चीफ ने ये किया, माजी के सदर ने ये किया, माजी के उसने ये किया। मैं आइन की बात करता हूँ, आइन माजी में भी वही था या आज भी वही है, सुप्रीम कोर्ट माजी का भी वही था, आज भी वही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही किसी के पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो उस पर अमल दरामद जो है उस वक्त नहीं किया गया, आज किया जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल सही है। अब सब चूंकि आपका और अगर नहीं किया गया था तो ये तौहीन अदालत के हवाले से मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उनका मुआखजा करे ताकि आइंदा किसी को ऐसी जरूरत न हो कि आइन से खिलवाड़ कर सके। जी, वो तो जस्टिस रतब मिनल्ला साहब ने इस पर इजाफी नोट जो लिखा है उसमें काफ़ी सख्त उन्होंने बात की है कि बिल्कुल ये आइन से इनहराफ हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है उन्होंने इस पर बड़ा वाज़ेह किया है और उसमें उन्होंने सदर को बिल्कुल मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, हम उसे सराहते हैं, लेकिन सिर्फ इजाफी वोट क्यों, अहकामात क्यों नहीं। जी, जिन्होंने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, तभी इसका रास्ता रुकेगा, वरना तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपने पूरी हिस्ट्री देखी है बलूचिस्तान की भी, पाकिस्तान की भी और सियासत की भी। बलूचिस्तान में इस वक्त जोर लग रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी देख रही है कि जी इलेक्टेबल्स हमारे साथ आएँ। अभी जरदारी साहब ने कह दिया है, जनाब सनाउल्लाह ज़ारी जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है, नून लीग में हुआ करते थे, कि जी बड़े बड़े नाम जो है उनको साथ मिलाया जाए। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ आए, उन्होंने दौरा किया और बहुत से लोग उनके साथ शामिल हो गए। आप क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्ट्रेंथ को या बलूचिस्तान की सियासत को? बा पार्टी तो लगता है ज़्यादातर तो चलेगी है नून लीग में। देखिए, सूबा बलूचिस्तान जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये रकबे के लिहाज से तकरीबन आधा पाकिस्तान है, 43-45% है, और हमारी कुल सीटें कौमी असम्बली की 16 हैं जी। और माशाल्लाह जमातें काफ़ी और मुख्तलिफ जमातें जो रिकॉर्ड माजी को देखेंगे तो मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ नशिस्तें उनके पास होती हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन क्या जो लोग वजीर आज़म बनने के हवाले से बात कर रहे हैं कि हम बन चुके वजीर आज़म, वो पंजाब के 140-46 सीटों को छोड़कर, सिंध के सीटों को छोड़कर, खैबर पख्तूनख्वा की सीटों को छोड़कर सिर्फ बलूचिस्तान के 16 सीटों के हवाले से तशरीफ ला रहे हैं। मेरी तरफ से तो इसका जवाब नहीं में है। अच्छा, उनकी तशरीफ आवरी सिर्फ वोटों के लिए नहीं है, 2-3 हमारे मौजूदीन जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं उनको शमूलियत की नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान जो है जो सोने की चिड़िया है, इस वक्त बलूचिस्तान में जो रिकॉर्डिंग के सोने के अरबों के जखायर हैं, सेंधक में तांबे और सोने के जखायर हैं, कोयले के जखायर हैं, मार्बल के हैं, और सीपैक का जो इस वक्त गेम चेंजर है वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया और अब पाकिस्तान के लिए भी एक अहम हैसियत रखता है। हमारे पास जो बंदरगाहें हैं, पसनी है, ग्वादर है, ट्यूनी है, उरमाड़ा है, ये तमाम को अगर आप देखेंगे इतना बड़ा रकबा है, आबादी कम है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मामलात हैं की भी हुकूमत आएगी, वो जिम्मेदारी उस पर होगी और वो तमाम जिम्मेदारी ना IMF के जरिए खत्म हो सकती हैं बैरूनी तरफ देखने से। अगर उनको कोई खत्म करने के लिए संजीदा कोशिश करेगा तो उसके लिए बलूचिस्तान के वो मादनी जखायर, सोने चांदी के अरबों के जखायर मौजूद है। इसलिए सब चाहते हैं कि अगर किसी की भी हुकूमत हो या वो शरीक हुकूमत हो तो बलूचिस्तान की तरफ से हो और बलूचिस्तान में उनके नुमाइंदे हो। उसकी बुनियादी वजह आई है। बड़ी जबरदस्त, बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया कि यानी वो अपना असर रसूख चाहते हैं, सिर्फ सीटें और वोट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, आपने वक्त दिया। असफर अहसन साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ हैं। IMF ने कहा है कि जी आप जो गैस सार्फिन हैं उनसे मज़ीद आप बिल इकट्ठा करें, क्योंकि अब मसला यह है कि हमें हर तरफ इस वक्त सर्कुलर डेट का सामना है
हम बिजली का देख रहे हैं मामला, वो कंट्रोल नहीं हुआ, बिजली की कीमतें इतनी बढ़ाई गई, तारीख में कभी नहीं बढ़ी, उसके बावजूद सर्कुलर रेट बढ़ता चला गया। गैस का भी हम यही मसला देख रहे हैं। और अब जो प्रोटेक्टेड सार्फिन कहे जाते थे, यानी जिन पर सबसे कम बोझ डाला जाता था टैक्सेस का या दीगर, उनको सबसे ज़्यादा मराद दी जाती थी कि वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, कि जी निस्बतन गरीब लोग हैं, 100% इजाफे का कह दिया है IMF ने। और अभी कहा जा रहा है कि हमें नए प्रोग्राम में भी फौरी तौर पर जाना होगा। असफर हसन साहब, ये जो IMF की शराइत हैं, हम तो सुनते रहे कि बस अब तमाम पूरी हो गई हैं, अब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर कोई ना कोई शर्त सामने आ जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। और देखिए, ये जो IMF की शराइत हैं, ये सारा मामला आपका चलता रहेगा। मैं आपके चैनल पे और बहुत सारी जगहों पे हमेशा इस बात की निशानदेही करता रहा हूँ कि जो आपके नेशन का साइज है वो 25 करोड़ है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जी। और ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। तो हमारी जो चीजें हैं ना, वो क्विक फिक्स से आप वक्ती तौर पे तो मसले को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कभी भी क्विक फिक्स से नहीं दे सकते। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। अच्छा, इसमें पैसे हमारे पास नहीं होते, और पैसे आपके पास दो तरफ से आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट से आते हैं, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और एक आपकी एक्सपोर्ट से आते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है, पिछली कई दिहाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और ना मैं जो है वो किसी भी एक स्पेशल सेटअप की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम कभी भी एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाते इकोनॉमी रिलेटेड, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है, सारा कुछ है, और हम जो है वो एक जो पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है उस पर हम काम नहीं करते। सही। हम 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा एनुअली जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ना करने की वजह से वेस्ट करते हैं, हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। अब उस पर बड़ा तेजी के साथ काम शुरू हुआ है, लेकिन इसकी कंटिन्यूशन बड़ी जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे इदारे हैं, जिसमें FBR है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और जो हमारा पूरा एक गवर्नमेंट का इंटर मिनिस्टेरियल स्ट्रक्चर है, उसमें जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस कंप्लीट ओवरहॉलिंग की जरूरत है, उससे हम इज्तनाब बरतते हैं। और उसकी रीजन दो हैं। एक तो ये कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान पे काम नहीं करते, दूसरी इनकॉम्पिटेंस है। और ये इनकॉम्पिटेंस हर लेवल पे है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की इनकॉम्पिटेंस हो, चाहे वो जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस हो, या ओवरऑल सिस्टम की एक इनएफिशिएंसी हो। तो ये ताली जो है ना वो दोनों हाथ से बचती है। जो कनेक्टिंग द डॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से खूबसूरत पिक्चर क्रिएट होती है, हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते, हम आइसोलेशन में काम करते हैं, हम कोलैबोरेशन नहीं करते, हम जो है वेस्टेड इंटरेस्ट का शिकार हैं। तो अब आप टैक्स की बात करते हैं तो आप एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाते, आप टैक्स की बात करते हैं लेकिन आप जो है वो रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाते, आप रिटेलर्स को अकाउंटेबल नहीं करते। तो जब ये तमाम चीजें इस तरह से चलेंगी तो ये IMF की शराइत आएंगी और सारा कुछ होगा। IMF वक्त की मजबूरी होती है, और वो जो भी डिसिप्लिन सेट करने को कहता है वो गलत बात नहीं करता, लेकिन उसका जो नुकसान है, जो उसकी जो तकलीफ है, वो एक आम आदमी बर्दाश्त करता है। असफर साहब, ये जो आम आदमी की आपने बात की, फर्टिलाइजर जो हैं उनको हम गैस जो है सब्सिडाइज दे रहे हैं, हम बाकी सार्फिन से जो है वहाँ से टैक्स ले रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि हम, चूँकि कहा जाता है जी वो फिर ज़राअत को नुकसान होगा ताकि उनसे सस्ती खाद हमें मिलेगी, वो सस्ती भी नहीं मिलती, वो भी ब्लैक हो रही होती है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि आप गरीब आदमी से जो है घरेलू सार्फिन से वो ले रहे हैं पैसे, लेकिन उस सब्सिडाइज आप बड़े बड़े प्लांट्स को कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी एक शोबे की बात नहीं करूंगा, मैं तो कह रहा हूँ ना ओवरऑल आपका जो एग्रीकल्चर पे टैक्स है वो नहीं लगाती कोई गवर्नमेंट, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ये टैक्स लगा के दिखाए। आप जो है वो रिटेलर्स पे हाथ नहीं डालते, आप जो है वो रियल एस्टेट पे हाथ नहीं डालते। तो जब तक आप इन तमाम चीजों को ओपन रखेंगे तो फिर जो टैक्स देता है उसी का इस्तेमाल होगा, उसी का फर्दर टैक्स लगाएंगे। तो जो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है ना वो खत्म हो रही है, और हमें इस वक्त पैसों की जरूरत है। तो बेसिकली आपको एक फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जो काम शुरू हुआ है
और मैंने कुछ चीजों में देखा जैसे PIA की प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, उस पे बहुत सीरियसनेस के साथ काम हो रहा है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। और फवाद हुसैन फवाद की जो सरबराही में जो कमीशन काम कर रहा है, मैंने कुछ चीजें देखी हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी की हैं। मुझे लगता है कि वो एक सही डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। सही। तो उसकी कंटिन्यूएशन की जरूरत है, लेकिन साथ में आपको जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, उसको कट करने की जरूरत है। ठीक, असद साहब मेरे पास लास्ट मिनट है। जब आप ये तमाम खर्चे करते रहेंगे, आप जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे उन पे आप पैसे लगाते रहेंगे, सर आप कभी भी पैसे जनरेट नहीं कर पाएंगे। असफर साहब, सर लास्ट मिनट है मेरे पास, 30 सेकंड्स हैं। अब आप देखें बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ है, लेकिन हमारा जो गर्दिशी कर्जा है वो 2611 अरब रुपए पर चला गया है। ये अक्टूबर तक 2611 अरब रुपए, और सिर्फ जुलाई में अगर सॉरी ये जो अक्टूबर में 74 अरब रुपए सर्कुलर डेट हमारा बढ़ गया है। तो सर यहाँ नहीं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस इन्वेस्ट होती है। कराची की सबसे बड़ी जो कंपनी थी कराची इलेक्ट्रिक, जब उसने आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तो आप देखें कि उसके बड़े खातर पर नताइज बरामद हुए। आपकी जितनी डिस्कोज है पाकिस्तान में उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। जितने आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इस किस्म की हैं, PIA है, स्टील में बाकी चीजें हैं, उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, उस पर काम इस से शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो इस गवर्नमेंट में शुरू हो, चाहे वो आने वाली गवर्नमेंट में शुरू हो, वो शुरू हो जाना चाहिए। और आपको लग रहा है जब तक वो काम शुरू नहीं होगा, मैं और आप रोते रहेंगे और हम यही बातें करते रहेंगे। इसका सोल्यूशन जो है वो हमें उसकी तरफ चाहिए, ना कि हम क्विक फिक्स करें और हम जो है ना वो शॉर्ट टर्म तो काम करें और फिर हम 2 साल बाद बल्कि 6 महीने बाद जो असल काम है रिफॉर्म्स के वो हमें करने पड़ेंगे, वरना ये मसाइल इस तरह रहेंगे। असफर एहसन साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सुना कि आम आदमी ये मुसीबत बर्दाश्त करता रहेगा। ये जिस तरह आप देख रहे हैं डेट सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, इसका कोई हल अभी नज़र नहीं आ रहा और आम सार्फिन पर बोझ पड़ता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।